नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आलन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि पूरी हिंदी टीम आप सबके सामने आई है क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही नजदीक है। 16 जून को प्रीलिम्स है, तो हम लोग अपने सेशन में आने वाले महीने में क्या स्ट्रैटेजी होगी अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इसीलिए हम सब आप सभी के साथ जुड़े हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब लोग जुड़ जाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन का फायदा उठा सके और हमारे साथ इस चैनल पर जुड़कर जो भी आप लोगों के टॉपिक्स होंगे या फिर जो भी आपके सेशंस होंगे वो भी उन तक पहुंच सके। मेरे साथ आज सेशन में योगेंद्र सर, मुकुल सर, डॉक्टर संजय सर, शुभम सर और टीसी सर, ये सब अवेलेबल हैं और सब अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। वन बाय वन सब अपने टॉपिक से आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम योगेंद्र सर से। नमस्कार साथियों। तो देखा जाए हिंदी मीडियम के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज सबसे मुश्किल सब्जेक्ट में से एक है। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सुनता है तो उसे ऐसा कहीं लगने लग जाता है कि ये तो कहीं इंजीनियर्स के लिए तो नहीं है। लेकिन अगर मैं ये आपको बात बताना चाहूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेपर रहता है यूपीएससी का, वो बहुत ही जर्नलिस्टिक नेचर का रहता है। यानी कि वो किसी विशेष इंजीनियर या विशेष कॉलेज के स्टूडेंट को मदद करने के लिए नहीं होता है। मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं इस साल की जो थीम हो सकती है 2024 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनको थीम डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पेपर का जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन की बात करूं वो बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल का जो पेपर का नेचर है वो थोड़ा डायनेमिक हो गया है। मतलब कि कई सारे क्वेश्चन एक दूसरी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। लेकिन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो विशेष रूप से इस सब्जेक्ट से ही संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं केवल विज्ञान की, तो विज्ञान वाला जो पोर्शन है उसमें कभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत आया करते थे, लेकिन आजकल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और वो भी 11वीं और 12वीं क्लास की बायोलॉजी से। उसके बारे में भी बातचीत होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के पेपर के बारे में आप ऑलरेडी से जानते ही हैं कि वो बहुत ही डायनेमिक है और उस पर करंट का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो बहुत रहता है। सो 12 से 13 क्वेश्चन आपको इन दोनों डोमेन से देखने को मिलते हैं। वहीं पर मैं पिछले साल के अगर पेपर की बात करूं, यानी कि 2023 के प्रीलिम्स के पेपर की, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दूसरे विषयों के साथ मिल गई। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीबीडीसी यानी कि केंद्रीय बैंक की जो डिजिटल मुद्रा होता है उससे संबंधित। वहां देखा जाए तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा गया एक और क्वेश्चन सूर्य तप यानी कि इंसुलेशन को लेके, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी साइंस टेक के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, यानी कि हमें आजकल जो आधारभूत सेवाएं मिलती हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलते हैं, यानी कि आईसीटी के माध्यम से। तो वहां पर भी आपका इकोनॉमी और साइंस टेक आके मिल जाता है। ऐसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर कार्बन कैप्चर यानी कि कार्बन प्रग्रहण के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज हमें चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, पेपर के नेचर को ध्यान में रखते हुए, क्या बदलाव हुए हैं पिछले 5 से 7 साल के अंदर यूपीएससी के एग्जाम में, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण जो थीम्स हो सकती है पेपर 2024 के लिए। यहां पर सबसे पहली जो थीम है आपके सामने वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। इस साल स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। कारण है लास्ट ईयर में आपने देखा होगा चंद्रयान का लॉन्च होना, आदित्य का लॉन्च होना, एक्सपोसैट जैसी मिसाइल का लॉन्च, एक्सपोसैट जैसी उपग्रहों का लॉन्च होना। तो कई सारे ऐसे दायरे हैं जिसके अंदर इसरो लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करे जा रहा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां से आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसमें करंट का इंफ्लुएंस रहेगा। इसके अलावा जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स। खगोल भौतिकी के साथ ही कण भौतिकी वाला जो पार्ट है वो भी आजकल बड़ा न्यूज में है। कण भौतिकी का मतलब होता है पार्टिकल फिजिक्स। तो एक पूरा का पूरा थीम मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, जहां पर टेक्नोलॉजी को समझा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, वो सारे पार्ट डिस्कस होंगे। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण थीम जो है आईसीटी। आईसीटी आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय पर आप और हम जो क्लास लाइव देख रहे हैं, ये किस वजह से देख पा रहे हैं? आईसीटी की वजह से। तो आईसीटी से क्या क्या फायदे हैं, आईसीटी की क्या चिंताएं हैं,
क्या क्रांति आई आईसीटी की पिछले दशक के अंदर, लास्ट ईयर क्या क्या हुआ, ये सारे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। कम से कम मुझे लग रहा है इस बार 3 से 4 क्वेश्चन हमें केवल इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो 21वीं शताब्दी है वो आईसीटी, नैनोटेक और बायोटेक इन सब का ही रास्ता प्रशस्त कर रही है। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो समझ देखने को मिलेगी, वो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है एक और टॉपिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। मैं ये क्यों रख रहा हूं आपके सामने, बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन आना लगभग कम हो चुका है, अभी बायोलॉजी एडवांस हो गई है, 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पर चली गई है। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो यूपीएससी का डायमेंशन है, चाहे प्री का हो या मेंस का हो, आपको देखने को मिलेगा वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सबसे संबंधित भी क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चनों को समझा जाएगा, क्वेश्चनों को गैस किया जाएगा और आपको पूरा टॉपिक डिटेल में समझाया जाएगा आगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। इसके बाद है हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझ के हमें देखने को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। और आज के समय पर बायोटेक्नोलॉजी एक पारंपरिक बायोटेक्नोलॉजी नहीं रही है, एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजी बन चुकी है, जिसमें आप जीन को एडिट करते हैं, नए प्रकार के आरडीएनए को डेवलप करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। करंट का इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन बायोलॉजी की समझ होना जरूरी है इस टॉपिक के लिए, वो आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। अगला पार्ट है वो है स्वास्थ्य। दोस्तों कोविड के बाद से लगातार यूपीएससी के पेपर में हेल्थ को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस थीम के अंदर। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पदार्थ विज्ञान, और उसमें खास करके मैंने मेंशन किया है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। इस समय मेरे हाथ में जो डिजिटल पेन है, ये बोर्ड है, जो ये मार्कर, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों से बनी है। चूंकि ये हमारे डे टू डे का पार्ट हो चुकी है, तो एग्जामिनर भी यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एलईडी टीवी पर पूछे गए क्वेश्चन, एलईडी के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन, लाईफाई, वाईफाई, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो उन सारे पार्ट को यहां पर डिस्कस किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनर्जी टेक्नोलॉजी यानी कि ऊर्जा प्रौद्योगिकी। आज के टाइम पर हमारे पास पारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी भी है, जहां पर हम कोयले को, गैस को, इन सबको जलाकर इनका दहन करके विद्युत का उत्पादन करते हैं। और वहीं पर हमारे पास कई सारी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि आपने लास्ट ईयर देखा था ग्रीन हाइड्रोजन पर 2 क्वेश्चन आए। आज के दौर में भी आपसे ईवी के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर वापस से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आपके साथ डिटेल में डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर थीम को लेके, जिसमें क्वेश्चनों को प्रिडिक्ट किया जाएगा और बेसिक जो पार्ट है उसे समझा जाएगा। आखिरी जो पार्ट है वो है सामान्य विज्ञान, यानी यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उन टॉपिकों को डिस्कस किया जाएगा जिन्हें शायद एग्जामिनर पूछ सकता है, जो न्यूज में रहे हैं। इसके साथ ही मैं विविध यानी मिसलेनियस के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक। बहुत न्यूज में, अभी भारत पिछले कुछ समय से निर्यात करने के बारे में सोच रहा है, डिफेंस के प्रोडक्ट को यहीं बनाने के बारे में सोच रहा है। एग्जामिनर इन सारी न्यूज को पढ़ते हैं और यहां से सीधा क्वेश्चन बनाने की भी संभावना है। तो आगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इन सभी मुद्दों को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे उन सारे पार्ट को डिस्कस करूंगा। अब मैं मंच पर यहां पर बुलाना चाह रहा हूं हमारे सबसे सीनियर फैकल्टी, वो आपको हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से कराएंगे, वो आपको बताएंगे। आइए सर, डॉक्टर संजय यादव सर। वेलकम है सभी लोगों का। पहले तो सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे हमारा चैनल ये नया है, LNIS हिंदी चैनल, और ये हिंदी परिवार के लिए स्पेशली शुरू किया गया है। तो जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं अभी, वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसा कि अभी एग्जाम की जो डेट आपकी है वो 16 जून 2024 को है, तो एक अच्छा समय मिल गया है आपको इस पीटी एग्जाम के रिवीजन के लिए। ये बात सही है कि अपनी स्ट्रेटजी में बच्चा इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ नया पढ़ने की कोशिश तो नहीं करता है, और मैं नया आपको पढ़ाने भी नहीं जा रहा हूं, या हमारी टीम आपको कुछ नया नहीं पढ़ाने जा रही। लेकिन हाँ, ये जो समय होता वो रिवीजन का सबसे बेहतर समय होता, और रिवीजन का जो सबसे बेहतर फार्मूला होता वो MCQ फार्मूला होता है। हमारी टीम का हर सदस्य अपने विषय का स्पेशलिस्ट है, और अपने विषय के जो भी रिलेवेंट टॉपिक 2023 और 24 के लिए बन रहे हैं एनालिसिस के बाद जो है, हम उसी को कवर करेंगे। तो आने वाला जो हमारा 30 डेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बाकी हमारा जो परिवार है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी और या आपके जितने भी मित्र हैं जो इस परीक्षा से जुड़े हैं, उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश करिए। तो खासतौर से आप देख रहे होंगे हमारी टीम, हाँ, सभी विषय के टीचर हमारे साथ उपलब्ध हैं। और अपने विषय को लेकर जहां तक इतिहास की बात है बच्चों, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको आने वाले 16 जून को टारगेट करके एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए, ठीक है।
तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको हिस्ट्री को लेकर जो है रिवाइज करने हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, अभी तक जो आपका एग्जाम पैटर्न होता था, आपने देखा होगा कि मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते थे। अगर आप 17, 18 के पहले जाओगे तो वहां से क्वेश्चन नहीं आते थे, बच्चे उसको छोड़ देते थे या उसको रिवाइज नहीं करते थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी स्ट्रेटजी प्लान में कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक व्यू अपनाना होगा। अब हमें जो है मेडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर चारों सेक्शन को देखना होगा। लेकिन उसमें हम जो है अगर अपनी बेहतर स्ट्रेटजी से काम करें तो थोड़ा सा चूजी हो सकते हैं, यानी ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज को हम लास्ट टाइम पे रिवाइज करें। और हमने जो डिजाइन किया अपने सिलेबस की, उसी के अकॉर्डिंग किया हुआ है। आपको पूरा ओवरऑल रिवीजन नहीं करना है, जहां से प्रश्न आता है वही रिवीजन करना है। जैसे आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आपकी इंडस वैली को रखा है, वैदिक साहित्य रखा है, बौद्धिज्म को रखा है, लिटरेचर को रखा है, जैनिज्म, जैन लिटरेचर, संगम साहित्य, पूर्व मध्यकाल के मंदिर कला, भक्ति आंदोलन, लिटरेचर, सूफी संप्रदाय और लिटरेचर, और इंडो इस्लामिक आर्ट रखा है, मुगल चित्रकला और लिटरेचर रखा है। ये आपके मेडाइवल और एंशिएंट के सेक्शन है। और आप भी अगर एनालिसिस किए होंगे तो आपको भी ये पता होगा कि ये वो मेजर सेक्शन है एंशिएंट और मेडाइवल का, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। ठीक है, अब इसकी जानकारी आप पिछले जो 15 ईयर के आपके पेपर हैं उससे आप ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपके यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने उत्तर मुगल काल को रखा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिसमें डलहौजी की नीतियां और खासतौर से जो है वेलेजली की नीतियों को हम देखेंगे, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जितने भी हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, उनको यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका 1857 का रिवोल्ट है, आपका ट्राइबल मूवमेंट है, किसान और श्रमिक आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है। अब ये नीचे के जो आपके 17, 18, 19, 20 का जो टॉपिक है, ये आर्ट एंड कल्चर का करंट का टॉपिक है। ठीक है, यानी हमारा 2022 से लेके, चूंकि यूपीएससी जो है एकदम रिसेंटली जो बहुत चर्चा में होता उसे नहीं पूछता है, थोड़ा सा साइड हट के पूछता है, तो 22 का करंट भी पूछ लेता है। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे तो ये चार जो टॉपिक हैं, इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के उस सेक्शन को कवर करेंगे जो 2022, 23, 24 यानी अप्रैल मंथ क्या हाफ मई मंथ तक जो है जो रिलेवेंट टॉपिक बन रहे हैं आपके करंट का, उसको यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक बार पूरा एक होलिस्टिक इतिहास जो है आपका पूरा कवर भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो इस बार, और हर बच्चे की स्ट्रेटजी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होती है, सबकी अलग अलग वीकनेस है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, कोई एक कॉमन स्ट्रेटजी सबके लिए वर्क नहीं करती है। तो अपनी स्ट्रेटजी आप बना चुके होंगे, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये चैनल आपके साथ इसलिए जुड़ रहा है कि हम आपकी उस प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। जहां तक इतिहास की बात है तो आप देखेंगे अगर एक एनालिसिस करेंगे तो औसत जो है 15 से 25 क्वेश्चन आपका आता है, कभी 17, कभी 18, कभी 20, कभी 22, इस तरह से आता है। अगर करंट को हम ऐड कर देंगे तो कभी कभी 30 के आसपास चला जाता है। तो इसकी भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है आपके पीटी में, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप जो है जो भी अभी तक पढ़े हैं उसी को आप बार बार रिवाइज करिए। कोई नया कंटेंट, कोई नई बुक, कोई नया किताब आपको लेने की जरूरत नहीं। हमारी टीम आपके साथ लगातार जुड़ी है और प्रॉपर तरीके से आपको इस चैनल पर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। क्लासेस का टाइम भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन से विषय की क्लास कब चलेगी। और हर टीचर अपने पूरे सेक्शन को आपके साथ कवर करेगा और तैयारी करेगा। इसी के साथ हम जोड़ना चाहेंगे अपने इकोनॉमी के टीचर को, ज्योग्राफी के टीचर को, मुकुल सर। वो आएंगे, अपने विषय के संदर्भ में बात करेंगे कि क्या वो आपके साथ कराने जा रहे हैं। और एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल का तो फिर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाता और आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो जुड़िए हमारे सहयोगी मित्र मुकुल सर के साथ। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्रारंभिक परीक्षा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 30 दिन प्रारंभिक परीक्षा के हैं करीब करीब, और इस समय आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई करी जिन्होंने, लेकिन जब जैसे ही परीक्षा निकट आने लगती है कुछ हड़बड़ाहट में, कभी इस चीज में हम लोग ढूंढने लगते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें एक जगह मिल जाए या प्रारंभिक परीक्षा के तौर पे हम उनको एमसीक्यू जैसे अगर वो रिवीजन हम लोग कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। LNIS हिंदी यूट्यूब चैनल ने आपकी बात समझी, ये बात जानने की कोशिश करी और इसीलिए आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान हम लोग लेके आए हैं। मैं मेरे विषय की बात करूं तो भूगोल और पर्यावरण
ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। 2013 के बाद जब पैटर्न चेंज हुआ और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बढ़ने लगे, चूंकि आपको पता होगा फॉरेस्ट सर्विस का प्रारंभिक परीक्षा और सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ होने लगी, तो भूगोल और पर्यावरण का अगर आप कंबाइंड वेटेज देखोगे तो करीब करीब प्रारंभिक परीक्षा में 1/3 जो पेपर है वो केवल आपको भूगोल और पर्यावरण से देखने को मिलेगा। और इस बार की कट ऑफ देख के आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भूगोल और पर्यावरण ये एक सब्जेक्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी कट ऑफ क्लियर करने में। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं और इस जो प्रेजेंटेशन से आप ये भी समझ पाओगे कि अभी जैसे योगेंद्र सर ने साइंस एंड टेक के बारे में बताया, संजय सर ने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, तो जो आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से हमें पता लगते हैं, तो ये सारा प्रेजेंटेशन आपके सामने है। टेलीग्राम के माध्यम से ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। यहां से आप ये समझ पाओगे कि कैसे करंट अफेयर्स से हम इन मेजर टॉपिक को जोड़ के आपको एमसीक्यू की फॉर्म में प्रिपरेशन करवाएंगे। तो चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यार भूगोल और पर्यावरण में क्या क्या होने वाला है। तो बात करें, ये कुछ टॉपिक हैं जो पर्यावरण के टॉपिक आपको आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी संरचना और कार्य। इसके बाद जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, जल प्रबंधन और संधारणीय विकास। ये टॉपिक दो दृष्टि से पढ़े जा सकते हैं। दो दृष्टि मतलब आप चाहो तो इन टॉपिक्स को स्टैटिक तरीके से पढ़ा जा सकता है और वो रिपोर्ट्स जो हाल ही में आई है, वो इंडेक्स जो हाल ही में है, उस दृष्टि से भी इनको पढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से आपको दोनों तरीकों से समग्र रूप से इसकी जानकारी दे पाए। चलते हैं और आगे कौन कौन से भूगोल के टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं। तो भूगोल अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में देखोगे तो पहले यह माना जाता था कि जो भौतिक भूगोल है उसके 3 सेक्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। और साथ ही साथ अगर मैं मैप करके चला गया, लोकेशंस मुझे पता है, तो मैं अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूं। लेकिन पिछले साल का पेपर आप देखो, आप पाओगे मिनरल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं पे लिख कर देता हूं कि इस बार भी आपको रेयर अर्थ मिनरल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं इस दावे के साथ इसको कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि 15 साल का जो पेपर एनालिसिस है, जो एक साल का करंट अफेयर्स है, उसकी जब आप एनालिसिस करोगे, उसको जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि क्यों ये न्यूज में रहे। लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन देखा था यूरेनियम का, इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा रेयर अर्थ मेटल से। तो केवल जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी या मानसून पवनों के बारे में जानने से हमारा काम नहीं चलेगा। ओशिनोग्राफी में आपको पता है बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की। अब हम पर्यावरण और भूगोल को एक साथ जोड़ रहे हैं। क्यों? गल्फ स्ट्रीम कमजोर पड़ रही है। गल्फ स्ट्रीम कमजोर पड़ने से यूएसए के क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया में तापमान में कमी क्यों आ रही है? ज़ीलैंडिया क्या है? ज़ीलैंडिया क्यों पृथ्वी के नीचे 600 किलोमीटर नीचे हमें एक नया महासागर मिल रहा है? ये सारी चीजें अब हमें पता होनी चाहिए। जो कन्वेंशनल टॉपिक है, अब उन कन्वेंशनल टॉपिक से यूपीएससी हट रहा है। तो भूगोल में जब हम बात करेंगे तो भूगोल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो बेसिक टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, जो हर किताब के इंडेक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ भारत का भूगोल, और भूगोल में जब हम डिवीजन पढ़ते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि हिमालय कहां पर स्थित है, दक्कन का पठार? क्या हमें यह जानना जरूरी है कि नदी कहां कहां पर है, कौन सी नदी, अपवाह तंत्र कैसे फैला हुआ है? या हमें यह जानने की जरूरत है कि क्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में नदी पे विवाद हो रहे हैं? कैसे इस नदी का जो पानी सूख रहा है, कैसे खाद्य सुरक्षा पे इंपैक्ट आ रहा है? कैसे जो आपके सैंड स्टॉर्म हैं, जो धूल के कण हैं, वो कैसे जो आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ है उसको पिघलने में मदद कर रहे हैं? इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। और ये चर्चा कैसे होगी? एमसीक्यू के माध्यम से, जिससे आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। पहला ये कि एमसीक्यू का जो क्वेश्चन होता है उसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे उसके ऑप्शंस में हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक लगा के उसको हल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो पूरा कंसेप्ट है उसकी भी जानकारी आपको मिल पाएगी। ठीक है, ये भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, भौतिक भूगोल की बात करें, तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैप इन लोकेशन जो न्यूज में रही हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भाई इजराइल और ईरान में कुछ तनातनी चल रही है, लेकिन पता तो होना चाहिए इजराइल कहां पर है। इजराइल
इजराइल राफा बॉर्डर पे पहुंच चुका है, इजराइल के टैंक। अब हमें यही नहीं पता कि यार राफा कहां पर है, राफा के नीचे आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा या कोई और देश है, तो हमको पूरी तरीके से समग्र जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इस तरीके से हम लोग एनवायरमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो करुणा मैम देखती हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट है जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैम आपको बताएंगे पॉलिटी के लिए कि पॉलिटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इस प्रोग्राम में मैम पॉलिटी रखेंगे आपके सामने। लीजिए मैम। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सेशन को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि सभी टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनके अकॉर्डिंग इस बार प्रीलिम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठ सकते हैं जिन टॉपिक्स से, वो आप सबके साथ डिस्कस किए हैं। और आप सभी लोग, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने पॉलिटी के बारे में। देखो, अगर हम लोग बात करें ना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आज के टाइम में ये तो जरूरी है ही कि क्या पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करें तो पक्का से आप सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है ना। तो अब आप लोगों को किसी भी नई इंफॉर्मेशन की तरफ तो नहीं दौड़ना है, आप लोगों को वही पुरानी चीजें रिवाइज करनी है। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आप पूरे साल इतनी मेहनत से पढ़ते हैं और उन चीजों को आप कंसेप्चुअली जो समझ के बैठे हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू जब आप उन्हें करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहता है। क्योंकि आपके मन में जो डर होता है ना एग्जामिनेशन हॉल का, या जो कीवर्ड्स हैं कि भाई किन शब्दों पर हमें ध्यान देना है, अगर ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन तो कैसे आंसर देना है ना, कितने सही है, कौन सा सही है, क्योंकि हर एक वर्ड का एक रोल होता है जब भी हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जब अपन जीएस में पॉलिटी की बात करें तो आपके 12 से 15 क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आपके एग्जाम का, जिसे आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते। और हाल ही में, क्योंकि अभी भी इलेक्शंस का माहौल है और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो खबरों में उठी हुई है, तो हम अपने एमसीक्यू के सेशन के थ्रू वो करंट वाली चीजें भी इंक्लूड करेंगे और साथ साथ जो आपके फैक्ट्स हैं वो भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक भी है, और मैं हमेशा कहती हूं कि संविधान का ट्रेलर है, तो प्रस्तावना से बहुत बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर हम अपनी अनुसूचियों की बात करें, क्योंकि लद्दाख की मांग थी कि उन्हें 6ठी अनुसूची में इंक्लूड कर लेना चाहिए, पिछले साल भी 5वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा था, और इससे इजी टॉपिक पॉलिटी में कोई हो ही नहीं सकता, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते। तो 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, है ना, क्या फायदे होते हैं वो सब, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी हाल ही में रूल्स नोटिफाई किए थे। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किन किन आधार पर नागरिकता मिलती है, कौन से अधिनियम है, कौन कानून बनाता है, कौन से अनुच्छेद हैं। संवैधानिक विकास, जहां हम बात करते हैं कि संविधान का निर्माण कैसा हुआ, हमारे संविधान की विशेषताएं कैसी हैं, क्या सरकार है, क्योंकि पिछले साल भी संवैधानिक सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था, संघीय सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में आप गलती से भी गलती नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर सकते हैं। फिर हम भारत के चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि चुनाव आयोगों के प्रावधान में बदलाव करने की कोशिश की गई, चुनाव का माहौल है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कौन कराता है। और राज्यपाल बहुत खबरों में था दिल्ली की वजह से, और बहुत सारे राज्यों में भी हमें ऐसे देखने को मिला कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनसे संबंधित प्रावधान हमारे लिए जरूरी है। फिर बिहार का मांग थी कि उन्हें विशेष श्रेणी में दर्जा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान, क्योंकि अभी हाल ही में 75th जुबली ईयर उन्होंने सेलिब्रेट किया था, और आप लोगों के लिए ये जरूरी भी है कि कोर्ट जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, क्या प्रावधान है उनसे संबंधित, कैसे उन्हें हटाया जाता है, क्या उनकी शक्तियां होती हैं, क्षेत्र अधिकार होते हैं, और हमारे मौलिक अधिकार, एक ऐसा टॉपिक जहां हर बार हर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता ही आता है। और अभी हाल ही में इतने सारे मौलिक अधिकार खबरों में उठे हुए थे, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी आपका मौलिक अधिकार डिक्लेयर किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है निजता का अधिकार क्या है ना, कौन से अनुच्छेद के तहत आता है,
जब ये डिक्लेयर किया गया कि आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है अपनी मनपसंद शादी करने का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछा हुआ था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम संसदीय विशेष अधिकारों की बात करें तो जो संसद के सदस्य हैं उनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिनका वो गलत यूज भी कर रहे हो, जिसकी वजह से वो खबरों में उठती हैं चीजें, तो हमें ये सब पता होनी चाहिए। फिर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के मामले देखने को मिले, फिर मौन रहने का अधिकार, मौलिक अधिकार, और साथ साथ जो भी पिछले साल के या हाल ही में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट से निर्णय हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग अपने एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। ठीक, दल बदल कानून बहुत खबरों में रहता है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक फिर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतरिम बजट आया था तो आपको पता होना चाहिए कि अंतरिम बजट और सामान्य बजट में क्या अंतर होते हैं, किन किन स्टेजेस से वो बजट गुजरता है, और पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसीलिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जो नए बिल पास करे हैं हमारी सरकार ने, वो संघ और राज्य की कार्यपालिका, उनकी विधायिका, संवैधानिक गैर संवैधानिक जो निकाय हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वित्त आयोग से रिलेटेड हो गए, चुनाव आयोग से संबंधित हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और संविधान में क्योंकि 106 संशोधन हो चुके हैं, तो संशोधन कैसे होता है, क्या तरीका होता है, किसका अधिकार होता है, और महिलाओं को जो आरक्षण दिया, वो सारी बातें अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि हम एमसीक्यू के थ्रू आपका स्टैटिक वाला पार्ट और करंट वाला पार्ट दोनों इंक्लूड करके चलेंगे, जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन हर टीचर की मेहनत तभी फ्रूटफुल है जब आप डेली सेशन को ज्वाइन करेंगे, डेली आएंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि हम तो आपके साथ खड़े हैं आपकी तैयारी को, सिलेक्शन वाली तैयारी बनाने के लिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना हमारे साथ डेली जुड़ेंगे और रेगुलर रहेंगे, क्योंकि ये जोश आपके अंदर जो है ना वो बाद तक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आता है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती है, और हमें वो टेंशन ही दूर रखनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने तैयारी बहुत अच्छे से करी है और हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो अब हमारे साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट शुभम सर, जो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी बातें बताएंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे बस मार्गदर्शन दे दीजिए। तो आप सभी ने देखा होगा अभी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो देख लिए हैं, और यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और हमारे टीचर्स किस तरीके से आपकी तैयारी को जबरदस्त करने वाले हैं वो भी आपने समझ लिया होगा। दोस्तों, इकोनॉमी की अगर बात करें, हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था में टॉपिक से भी पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है कि हमारे यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहा है। हमारे यूपीएससी में इकोनॉमी से टॉपिक्स तो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन टॉपिक से क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे दिख रहा है कि आप सभी यहां पर ऑनलाइन बैठे हुए हैं। राधा जी, अंशुमन जी, आदित्य जी, शुभम जी, आदेश जी, जितेंद्र जी, पीहू जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीना जी, ऋतिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सफलताएं हैं वो निश्चित तौर पर आएंगी आपके सामने, और ये मेहनत आपके काम में आएगी। दोस्तों, इकोनॉमी की अगर बात करें हम लोग, तो यूपीएससी के ट्रेंड को समझने के लिए आप पिछले 3, 4, 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इकोनॉमी में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 3 तरह के क्वेश्चन दोस्तों मिलते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है, यानी इकोनॉमी के जो नए नए इनिशिएटिव हैं, जो नई नई पहल हैं, जो सरकार की नई नई योजनाएं हैं, उन योजनाओं से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन यूपीएससी ने अब बहुत डिटेल में इन क्वेश्चन को पूछना शुरू कर दिया है। तो हमारी जो अगली स्ट्रेटजी है उसमें यही चीज हम करने वाले हैं। जो भी सरकार के नए इनिशिएटिव हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। सरकार के जो इकोनॉमिक जो रिलैक्सेशन है, जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं, उनको हम देखने वाले हैं। सेकंड चीज जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है वो दोस्तों है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, यानी सिद्धांत पूछेगा, और वो भी कौन से, जो हमारे करंट अफेयर में अपडेटेड हैं। जैसे अभी अंडानी और हिडनबर्ग का मामला चल रहा है, उसमें एक शॉर्ट सेलिंग का मुद्दा सामने आया था, ठीक है। इसी प्रकार एंजल टैक्स अभी न्यूज में चल रहा है। इसी प्रकार बहुत सारी इकोनॉमी की टर्म्स हैं जो न्यूज में चलती हैं। अब हमारे यूपीएससी ने क्या किया, इन जो न्यूज में चलने वाली टर्म्स हैं, जो न्यूज में चलने वाले इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पर स्टैटिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, और वहां से क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल, अभी महंगाई का मुद्दा चल रहा है, मुद्रास्फीति चल रहा है, तो आपसे मुद्रास्फीति के कोर कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, वहां से आपके रीजन और कॉज पूछ लेगा, वहां से
इफेक्ट पूछ लेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम अपने इन लेक्चर्स में, हम अपने रिवीजन में यही करने वाले हैं। जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो न्यूज में चल रहे हैं, उन सभी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तीसरी चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट। यानी आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए राजकोषीय घाटा क्या होता है। यानी जो कोर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के, वो भी दोस्तों हम समझने वाले हैं। अगर इसको समझेंगे तो देखिए 3 तरह की चीजें आपको यहां मिलने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एग्जाम में आपको या तो सरकार के इनिशिएटिव मिलने वाले हैं, जो सरकार नए नए इनिशिएटिव लाती है। दूसरा, जो करंट में चलने वाले इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं उन पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और तीसरा, जो इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। 2023 के पेपर की बात कर लीजिए, 2022 की बात कर लीजिए, या उससे पहले के पेपर की बात कर लीजिए, ये इकोनॉमी का आपको यही पैटर्न देखने को मिलता है। अब इसमें भी दोस्तों जब मैंने क्वेश्चंस को देखा तो 3-4 चैप्टर निकल के आए जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति से क्वेश्चन जबरदस्त पूछे जाते हैं। इसका मतलब मौद्रिक नीति को हम समझना पड़ेगा। जो राजकोषीय नीति है वहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। जो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं उन पर क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, वो समझना पड़ेगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है या श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, इनको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो वित्त बाजार है वहां पर कई सारे, जैसे आपसे पूछ लेगा वाणिज्य पत्र क्या होते हैं, या कॉल मनी, नोटिस मनी क्या होता है, ठीक है, वाणिज्यिक पत्र क्या होते हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, या फिर शेयर और बॉन्ड के बारे में पूछ लेगा, डिबेंचर के बारे में पूछ लेगा। वित्त बाजार से बहुत सारी डेफिनेशन को हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे सभी तरह के टॉपिक्स दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूं और निश्चित तौर पर उन सभी टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अगले जो आपके दिन जाने वाले हैं वो इकोनॉमी का रिवीजन करने में जाने वाले हैं। और इस बात का पूरा प्रयास यहां पर मैं करूंगा कि लगभग आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, चाहे वो कोर कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो करंट में चलने वाले कॉन्सेप्ट हो, और या फिर वो सरकार के कुछ नए इनिशिएटिव हो, उन सभी को हम लोग यहां पर करें ताकि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमी का सेक्शन जबरदस्त जाए और वहां पर आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ना? बिल्कुल अंशुमन जी, सचिन यादव जी, सभी के मुझे कमेंट मिल रहे हैं। आप लोग की भी अगर कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है तो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यहां पर मैं आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दूंगा। ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए हैं जो अभी हमारे न्यूज में चल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती हो, शून्य बजट प्राकृतिक खेती हो, कृषि 2.0 हमारी सरकार का नया इनिशिएटिव हो, कार्यबल में महिलाएं यानी वर्कफोर्स में वुमेन्स हो, इसके अलावा वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स हो, ठीक है, विश्वकर्मा योजना है, भारत में बहुआयामी गरीबी, इसके बारे में तो अभी वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में भी बोला कि भारत से लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना, खाद्य मुद्रास्फीति हो, या इसके अलावा अन्य बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आधार सक्षम भुगतान सेवा है, लघु वित्त बैंक है, भारत एनसीएपी है, विदेश व्यापार नीति है भारत की, निर्यात तैयारी सूचकांक है, सेमीकंडक्टर मिशन है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो इकोनॉमी के न्यूज में हैं और हम इन सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। यहां से देखने वाले हैं कि कैसे टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों LNIAS ने एक और काम कर दिया आप सभी के लिए। हम सभी को प्रॉब्लम होती है एंड में रिवीजन करने में। तो हमारा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, या हमारे राज्य व्यवस्था के, भूगोल के, इन सभी के क्रक्स हमने तैयार कर दिए हैं। यानी आपको लगभग 70 से 80 पेज के एक बुकलेट में पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ दे दिया गया है, और वो निचोड़ उसी एक्सपीरियंस, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग है जैसा यूपीएससी पूछता है बार बार। तो वो क्रक्स भी आपके बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग और यहां से उन चीजों को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को यहां पर समझ में आया होगा और किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं वो भी समझ में आया होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हिंदी यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको लगातार यहां से सेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वहां से भी आपको सारी खबरें मिलती रहेंगी। दोस्तों एक और सब्जेक्ट है जो हमारे यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है। आपने इतिहास पढ़ा, आपने भूगोल की स्टडी देखी, पॉलिटी देखा, आपने इकोनॉमी देखा, लेकिन एक और सेक्शन है जिससे इकोनॉमी में और हमारे यूपीएससी में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, वो है एनवायरमेंट। पर्यावरण से दोस्तों लगातार क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हमारे बीच में हैं हमारे डॉक्टर टीसी गुर्जर सर, जो एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, जो पर्यावरण विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और साथ में नीति शास्त्र के विशेषज्ञ भी हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी को तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए। तो सर आइए, अब सारी जिम्मेदारी आपकी। थैंक यू शुभम सर, थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रीलिम्स एग्जाम जो है ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है दोस्तों। ये बहुत बड़ा हर्डल है। इसी हर्डल को दूर करने के लिए LNIAS आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज, जिसके अंतर्गत दोस्तों सभी फैकल्टीज आपको
प्रीलिम्स की जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे, जिसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और अंतरराष्ट्रीय संबंध मैं कवर करूंगा। दोस्तों एनवायरमेंट और इकोलॉजी की अगर बात करें तो यह पेपर आपको निसंदेह प्रीलिम्स में बढ़त दिलवाता है। बढ़त दिलवाने का आशय है दोस्तों कि एनवायरमेंट के बिना प्रीलिम्स क्रैक किया ही नहीं जा सकता। एनवायरमेंट के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे एनवायरमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट, फिर जैव मंडल एवं बायोम जिसमें जैविक समुदाय, प्रजाति विविधता, कीस्टोन प्रजाति, इकोसिस्टम देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन पर्यावरणीय प्रदूषण देखेंगे, बायोडायवर्सिटी देखेंगे और लास्ट में जैव विविधता देखेंगे दोस्तों और क्लाइमेट चेंज। और अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत दोस्तों जो प्रमुख संगठन है जैसे सार्क, बिम्स्टेक, G20 इत्यादि को कवर करेंगे। थैंक यू। लेट्स मीट ऑन 13th में। दोस्तों जैसा कि आपने हमारी सारी फैकल्टी को अभी सुना, वो अपने सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आपको कराने वाले हैं, ठीक है। एक बार कमेंट कर देना, आवाज जा रही ना, क्लियर है आवाज? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए अभी हमारा जो चैनल है बहुत ही नया है, लेकिन अभी 16 जून को टारगेट करके हमने जो भी स्ट्रेटजी अभी आपके सामने रखी है उसको बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है उस चीज़ के पीछे। हम जो भी आपको देंगे अगले 1 महीने में वो बहुत ही रिलेवेंट होगा और एज इट इज़ वहाँ से चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो ये एज अ प्रैक्टिस लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ नया पढ़िएगा, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है LNIS वो आपको और भी क्या चीज़ें देता है। तो उसके संदर्भ में आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर तीनों उसमें है, तीनों मॉडल में है। आप जो भी कंफर्टेबल हो, अगर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि हमारा रिजल्ट को लेकर एक लेगेसी रही है, हमने लगातार पिछले 36 ईयर में बेहतर करके दिखाया है बाकी सेगमेंट में, और नया जो हमारा सेगमेंट यूपीएससी स्टार्ट हुआ है उसमें भी हम बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। और आपसे हमारी गुजारिश होगी कि आपके मन में अगर जरा सा भी यूपीएससी को लेके तैयारी करने का प्लान हो तो हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। और हाँ 16 जून को अगर आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो 16 जून के लिए हमारे पास ऑनलाइन बैच है, प्री एग्जाम को लेकर संभव बैच, आप उससे जुड़ सकते हैं, अपना एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए हमारे पास कुछ क्रक्स बुक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं। अगर स्पेशली सीसैट को टारगेट करें, जो अभी आपका कट ऑफ आया हुआ है, कट ऑफ को देखकर आपको इस बात का अंदाजा जरूर लग गया होगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे सीसैट में फेल हुए और बड़ी मात्रा में फेल हुए। और ये इस वजह से होता है क्योंकि सीसैट को हम बहुत हल्के में लेते हैं, हमारी स्ट्रेटजी का वो पार्ट ही नहीं बन पाता। हमें लगता है कि हम लास्ट टाइम पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। आपके कट ऑफ का इतना नीचे आना, 75 मार्क्स माने समझते हैं आप, लगभग 35 क्वेश्चन या 36 क्वेश्चन जो भी है, इतना नीचे कट ऑफ आने का मतलब है कि आप सीसैट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसे आप डिनाई मत करिएगा। हमारे लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन बैच है निश्चय की, सीसैट की प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, और पूरा इसमें कॉन्सेप्ट के साथ पूरी एनालिसिस भी है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। साथ साथ हमारे पास संभव बैच है जो जीएस पोर्शन को पूरा रिवाइज कराती है, आप इस बैच से हमारे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। और इसके साथ साथ हमारी वीकेंड बैचेज भी हैं, जो अभी ऑफिशियल वर्क से जुड़े हैं या किसी जॉब से जुड़े हैं, उन बच्चों को टारगेट करके हमारे पास वीकेंड बैचेज भी हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बैच से। सीसैट का 100 आवर्स कोर्स भी है। अब लास्ट टाइम पे इस तरह की कैप्सूल्स आपको जरूरत होती है कि कोई ऐसा कैप्सूल्स मिल जाए जो आपको हिट कर जाए, आपके एग्जाम को हिट कर जाए, तो उसके लिए हमारा 100 आवर्स का एक सीसैट कोर्स है, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी बेसिक कोर्सेज भी हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यूपीएससी का लगभग 40% क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस होते हैं, और एनसीईआरटी को हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। बिना उसके हमारी कोई बेहतर स्ट्रेटजी नहीं बन सकती है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। प्री के क्वेश्चन एज इट इज वहां से लाइन अप करके पूछे जाते हैं, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों, ठीक है। तो वो चीजें आपको हमारे इस बैच से मिल सकती हैं। और रही बात ऑफलाइन बैचेज की, तो उसके लिए हमने आपको पहले बताया कि हमारे पास 3 मॉडल है। एक 1 ईयर का मॉडल है जो ग्रेजुएशन पास आउट बच्चे या पीजी पास आउट बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है, जो थोड़ा मेच्योर है मेंटली। और साथ साथ हमारे पास 2 ईयर का प्लान भी स्टार्ट हुआ है, 3 ईयर का प्लान भी स्टार्ट हुआ। अभी रिसेंट में आपके लिए जो नई बैच है वो बैच है बच्चों वो बैच है आपकी 18 तारीख को, ठीक है, यानी आने वाला 18 मई जो है आपकी नई बैच स्टार्ट हो रही, जिसका वर्कशॉप हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे
5 डेज के वर्कशॉप से आप जुड़ सकते हैं। हमारे कंटेंट को, हमारी जो स्टडी प्लान है, जो आपके यूपीएससी का अप्रोच है, उन सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। 18 तारीख से हमारा जो है सब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप हमारी बैचेस से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन आके हमारे इंक्वायरी कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि जो जयपुर का चौराहा है, वहां पे हमारा इंस्टीट्यूट है। और ऑनलाइन अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं। लिंक है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैडम इसमें कोई ऐसा हम लिख ही देते हैं नंबर एक दे दीजिए बच्चों को, जिससे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी भी बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर 9513392133 पर आप सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है बैच से रिलेटेड। और सर हमारे बैचेस की कुछ बहुत खास बातें भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं, तो आपके जो मॉड्यूल्स हैं और क्लासेस का जो कंटेंट है वो पैरेलल में साथ साथ चलता है। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि कंटेंट एक बार बन गया तो वो अपडेट नहीं होता है। पिछले साल बना तो इस साल भी आपको वो कंटेंट जो है पूरा अपडेटेड, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस एंड टेक, और जिसमें बहुत सारी करंट हैपनिंग्स और उन्हें अपडेट करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को भी उन्हें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी प्रीलिम्स का क्रक्स भी अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको फ्री पीडीएफ के फॉर्म में कमेंट बॉक्स में पिन कर मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग लेक्चर्स लेते हैं उनकी पीडीएफ्स भी उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। जी मैम, बहुत अच्छा कहा आपने। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे बच्चे बाकी कोचिंगों से हमें रिलेट करके देखते होंगे, तो मैं डिफरेंट क्यों हूं बाकी से, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर दूं। हर इंस्टीट्यूट आपको कंटेंट देती है, आपको बुक्स देती है, आपको क्लास देती है, टीचर आपके साथ जुड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीजें डिफरेंट है। पहली बात तो हमारा जो सीट है बच्चों का वो फिक्स होता है कि हम 50-60 बच्चों की सीट लेते हैं, यानी एक रूम हमारा इतना ही छोटा होता है कि हम प्रॉपर हर बच्चे पे अपना फोकस कर सके, सबकी वीकनेस पकड़ सके और एक एक करके उस पर वर्क कर सके। ये अदर जगह पे नहीं होता। हमारा टीचर पूरे टाइम आपको ऑफिस में ही मिलेगा। आपको कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्ट टीचर से मिल सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक मेंटोरशिप आपको मिलता है जो प्रॉपर आपको गाइड करता है, ठीक है। हमारा कंटेंट जो है वो एकदम अपडेट होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिजल्ट की लेगेसी है उसे हमें फॉलो करना है। तो अगर रिजल्ट हमें देना है तो हमें इस तरह के वर्क करने होते हैं। तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। और इस उम्मीद के साथ एक बार सभी लोगों को हम फिर से आमंत्रित करेंगे, अपने मित्रों को, और जो इन्होंने शुरू किया है आपके इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी चैनल के लिए, उसमें सभी का बहुत ही अमूल्य योगदान होगा। और आने वाला एक महीना बहुत ही टफ होने जा रहा सभी के लिए, क्योंकि सभी को अपने विषय की एनालिसिस करके आपके सामने रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं जो चीजें हैं एज इट इज आपके सामने रख दी जाए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम जो भी आपको दें वो आपके एग्जाम को हिट करे, और आपका जो भी गोल है यूपीएससी प्री का वो आप अचीव करें। और सभी की तरफ से, हमारी तरफ से सर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले 16 जून के लिए। और इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक यू।